अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन के ऊपर। मर्दाना बांझपन में हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ओलिगोस्पर्मिया यानी कि अगर स्पर्म काउंट कम हो तो उसको कैसे मैनेज करते हैं और पेशेंट के कैसे फर्टिलिटी को जो है ना अचीव करते हैं, यानी कि बच्चा पैदा कैसे हो, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एजोस्पर्मिया। दोस्तों एजोस्पर्मिया ये होता है कि जिसमें स्पर्म काउंट नील होती है, यानी कि स्पर्म होता ही नहीं है। सारी रिपोर्ट में नील लिखा होता है। तो इसके लिए हमने पेशेंट के टेस्टिस का एग्जामिन करना होता है, देखना होता है कि टेस्टिस का साइज़ ठीक है या नहीं है, और पेशेंट के टेस्ट करवाने होते हैं जिसमें शामिल होता है LH, FSH, सीरम प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर तो दोस्तों जो है पेशेंट का FSH वो कम है, इट मीन्स के FSH कम होने की वजह से उसका जो काउंट है वो नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट उसकी जो एजोस्पर्मिया की है वो FSH कम होने की वजह से है। तो उसमें हम फर्दर पेशेंट को FSH इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं। उससे नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है, स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी ऑप्शन होती है कि पेशेंट का FSH नॉर्मल होता है और टेस्टिस का साइज़ भी नॉर्मल होता है। इसमें हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि किसी जगह पे हो सकता है कोई रुकावट हो, उस रुकावट की वजह से सीमन आगे नहीं आ रहे, उस रुकावट को हमने खोलना होता है या फिर बाईपास तरीका करना होता है जिसको हम ICSI कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो रुकावट हम खोल देते हैं, सीमन आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी वजह हो सकती है जिसमें FSH बहुत ज़्यादा होता है तो टेस्टिस का साइज़ छोटा होता है। दोस्तों ये जो कंडीशन होती है इसमें जो है ना कोई ऐसी हेल्प अब नहीं हो सकती होती, क्योंकि बॉडी तो FSH बना रही है और बहुत ज़्यादा बना रही है। बॉडी तो कह रही है टेस्टिस से कि वो स्पर्म बनाए, लेकिन जो टेस्टिस हैं उनमें इतनी जो है ना सख्त नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो बना सके। वो बहुत छोटे होते हैं, फ्लैबी होते हैं और उनके अंदर स्पर्म बनाने का फंक्शन नहीं होता। पेशेंट का सीमन तो नॉर्मल निकलता है, पेशेंट कहते हैं मेरा सीमन जो है वो नॉर्मल निकलता है, मिकदार ठीक होती है, 2 ml होता है, लेकिन एक भी स्पर्म नहीं होता। तो वजह यही होती है कि उसके टेस्टिस में जो स्पर्म बनाने का फंक्शन ही नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो है ना हम अडॉप्शन की तरफ पेशेंट को लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं कि किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। तो इसमें ICSI भी कम कामयाब होती है। अब थोड़ा सा ICSI मैंने 2 दफ़ा कहा है, अब थोड़ा ICSI को एक्सप्लोर कर दें। ICSI क्या है? ICSI में ये होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हम स्पर्म लेते हैं, स्पर्म लेके उसको एक माइक्रो इंजेक्शन के साथ एग के अंदर हम डाल देते हैं टेलीस्कोप में देखते हुए, और उसको बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करके रहम में रख देते हैं। इस तरह फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो अगर तो FSH नॉर्मल है, टेस्टिस का साइज नॉर्मल है, तो हम एजोस्पर्मिया है तो टेस्टिस की बायोप्सी लेंगे। अगर हमें वहाँ मिल जाते हैं स्पर्म तो हम ये वाला कर लेंगे, और अगर हमें स्पर्म मिलते ही नहीं है, हमने बायोप्सी की, कोई स्पर्म है ही नहीं वहाँ पे, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पेशेंट को किसी तरह कंसीव करवा सकें। तो इसमें फिर अडॉप्शन का ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डोनर स्पर्म या डोनर सीमन मिल जाता है, वो यूज़ करते हैं जो है जिनको ये, क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो दोस्त रिलीजियस चीज़ों को फॉलो नहीं करते, या कुछ हमारे दोस्त एथिस्ट भी होंगे जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वो ये वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर किसी पेशेंट को एजोस्पर्मिया है, यानी कि उसका स्पर्म काउंट नील आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसकी मैनेजमेंट की जा सकती है। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो इनफर्टिलिटी को, यानी कि भांजपन को फेस कर रहे हैं, ताकि उनका नॉलेज बढ़े, उनका फ़ायदा हो सकता है कि आप इसकी शेयर करने से उनकी जो है ना बच्चा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाएं। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।